केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात उस सनसनी की जिसने ग्लैमर, गैंगस्टर और गन सभी हैं। दिशा पाटनी, जिसे आप एक ग्लैमरस चेहरा समझते होंगे, कल उनके बरेली वाले घर पर कई राउंड फायरिंग हो गई और कुछ ही घंटों के अंदर कुछ विदेशी गैंगस्टर्स इस वारदात की जिम्मेदारी लेते भी दिखाई दी। वजह बताई जाती है संतों का कथित अपमान। और ये सिर्फ एक फिल्म अभिनेत्री के घर पर फायरिंग की घटना नहीं है, बल्कि ये उस नए अंडरवर्ल्ड का अलार्म है जो अब सोशल मीडिया से ऑपरेट होता है, ग्लोबल नेटवर्क से हिट ऑर्डर भेजता है। लेकिन दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के पीछे की वजह उनकी बहन के उस बयान को बताया गया जिससे संतों के सम्मान को ठेस पहुंची। लेकिन कैसे ये गोलीकांड कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती है, पूरी बात इस पर करेंगे। दूसरी खबर, पाकिस्तान की राजनीति और उसकी पस्ता होती आर्थिक हालत की। पाकिस्तान बहुत तेजी से बर्बादी की दास्तां खुद लिख रहा है। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की करतूतों के बीच पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि मुल्क की आवाम आटे की कतारों में जान दे रही है और सियासतदान दुबई, लंदन के महंगे महंगे सूट पहनकर सत्ता के मजे लूट रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम आज उन मल्टी स्टार होटल्स और महंगे फैशन के खिलाफ आवाज उठा रही है जो गरीबों के खून पसीने की कमाई पर बिठाए गए। नेपाल की तरह पाकिस्तान में भी चिंगारी सुलग रही है और अगर यह आग में बदल गई तो शहबाज और मुनीर के किले को कोई नहीं बचा सकेगा। तो क्या पाकिस्तान का भविष्य नेपाल से बदतर होगा? बताएंगे आपको इस पर भी डिटेल। तीसरी खबर ट्रंप के नए बयान की है। जिस ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के आगे यूरोप से लेकर एशिया तक के देश झुक गए हैं, आज वही डोनाल्ड ट्रंप भारत की दृढ़ता के सामने कमजोर दिख रहे हैं। अमेरिका ने जब भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया था तो उसके पीछे सिर्फ व्यापार नहीं, एक जियोपॉलिटिकल दबाव की चाल थी। रूस से सस्ते तेल की खरीद रोकने की साजिश थी। लेकिन ट्रंप शायद अब वो भारत नहीं समझ पाए जो डील के नाम पर किसी की शर्तें मंजूर नहीं करता। 2 महीने में भारत ने न सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी को एक्सपोज किया बल्कि ट्रंप को अपने फैसले पर पछताने के लिए मजबूर भी कर दिया है। और अब एक इंटरनेशनल चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि टैरिफ लगाना आसान नहीं था, इससे रिश्तों में खटास आई और नुकसान हो चुका है। मतलब साफ है कि ट्रंप अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। कैसे ये ट्रंप की रणनीति की हार है और भारत की कूटनीति की जीत, इस पर भी आपको डिटेल देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात उस पॉपुलर चेहरे की जो गैंगस्टर्स की हिट लिस्ट का हिस्सा बन गया है। चलिए शो की शुरुआत करेंगे आज और सबसे पहले प्रहार करेंगे उस मानसिकता पर जो देश में अराजकता फूंकने का काम कर रही है। चंद लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ लोग इस देश की आत्मा पर हमला करने से नहीं चूकते हैं, लेकिन जब सवाल उठता है तो उंगली दिखाकर पूछते हैं कि इसमें गलत क्या है। पूरी खबर आपको बताएंगे। आप यूपी की आई बरेली से पहले तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर आपको दिखाते, ये तस्वीर देखिए जहां बाइक सवार 2 शूटर्स गली में एंटर करते हैं, देखिए, और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए निकल जाते हैं। जाहिर है इसके पीछे का मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि दहशत फैलाना या बड़ा संदेश देना था। तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे 2 बाइक सवार आते हैं और दिशा के घर के बाहर फायरिंग करके चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले देर रात गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है और सुबह दिशा पाटनी के घर की दीवारों पर गोलियों के वो निशान नजर आते हैं जो शूटर्स की फायरिंग के बाद बने थे। हम आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके। दिशा पाटनी मुंबई में रहती हैं, तो इस वारदात के बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिर शूटर्स ने किसके इशारे पर वारदात को अंजाम दिया और उनके निशाने पर था कौन। तो दिशा के घर गोली क्यों चली, इसका जवाब आपको हम दें उससे पहले कुछ तस्वीर देखिए जो एक नए पैटर्न की ओर इशारा करती है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर इसी तरह गोलियां बरसाई गई थी। जिम्मेदारी उस वक्त लॉरेंस और गोल्डी ढिल्लो ने ली थी, उस गैंग ने ली थी। ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कपिल शर्मा के कैफे पर, कैप्स कैफे है वहां पर, और वहां पर फायरिंग हुई थी। चलिए अब जरा हरियाणा के गुरुग्राम से भी कुछ तस्वीरें, कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें आई थी वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो है मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर का।
जहां बेखौफ बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका सहम गया था। अगस्त की तस्वीरें हैं ये। इस वारदात ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इस मामले में शूटर्स की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं आपको याद होगा कि सलमान खान पर तो लगातार धमकियों का सिलसिला चलता ही रहता है, अभी भी जारी है। सलमान लंबे समय से लॉरेंस गैंग के निशाने पर रहे हैं। तमाम धमकियों और फायरिंग के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही की घटनाओं से जो पैटर्न निकलकर सामने आया है वो भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए पूरी डिटेल आपको इससे जुड़ी देते हैं। हाल ही में सेलिब्रिटीज और सितारों के घर पर फायरिंग की कई वारदातें हुई हैं। इन वारदातों में गोलीबारी कर भागने का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। सभी वारदातें इस तरह से अंजाम दी जा रही हैं कि सीसीटीवी में कैद हो सकें। यानी ये नहीं चाह रहे हैं कि सीसीटीवी में ना दिखाई दे, स्पॉट ना हो, स्पॉट करवाना चाहते हैं खुद को। और जहां बिना सीसीटीवी के फायरिंग की जा रही, वहां से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद सर्कुलेट किया जा रहा है। फायरिंग और ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद हर बार जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ले ली जाती है। अब सवाल है कि क्या गैंगस्टर लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि सेलिब्रिटीज के घर फायरिंग जैसी वारदात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, तो क्या ये जानबूझकर हो रहा है? ऐसे में सवाल है कि क्या युवाओं में अपना क्रेज और पैठ बनाने के लिए इस तरह से एक ही पैटर्न से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, जो पूरी घटना, इस तरह की वारदातों के बाद कोई ना कोई गैंग जिम्मेदारी लेता ही है और हर बार एक कारण दिया जाता है। दिशा पाटनी के घर जो गोली चली, उसके पीछे की वजह बताई जा रही है साधु और संतों का अपमान। इसीलिए ये किया गया, उनका कहना है। बीते कुछ महीनों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कई बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहे हैं। महिलाओं को लेकर दिए गए अनिरुद्धाचार्य के बयान पर काफी विवाद भी हुआ। इन बयानों का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध भी हुआ, ट्रोल भी हुए। इस तरह की चीजें चलती रही हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कई बार महिलाओं पर टिप्पणी की, लिविंग रिलेशन को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहा, उनके कुछ बयान आपको पहले सुनवा देते हैं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा के मुंह भी अपन क्यों लगे। हाँ, अब जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो। नहीं गुरुजी, आप इन इधर लोगों के ये है ही नहीं। नहीं, आप इधर ही बोले ना, उधर जाके तो नहीं बोले ना को सुनो। बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहाँ तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियां भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ सीता जी ना हो, यदि राम है तो। इन बयानों पर जमकर खूब प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्ट किया। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसमें एक और पैटर्न सामने आता है। पैटर्न धर्म और भावनाओं के कनेक्शन का है। क्या पैटर्न है, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। पहला, कपिल शर्मा का, जहां निहंग सिखों के खिलाफ टिप्पणी की गई। दूसरा पैटर्न है एल्विश यादव से जुड़ा, सट्टे के प्रमोशन के लिए घर बर्बाद करने के आरोप उनके ऊपर लगे हैं।
तीसरा, दिशा पाटनी, संतों के बयान का अपमान उनकी बहन ने किया, तो ऐसे में ये पूरा मामला उनसे जुड़ गया। इस वारदात की वजह क्या है और इसकी जांच जारी है। पुलिस सुरागों की सीढ़ी बनाकर शूटर्स तक पहुंचने में जुटी है, लेकिन सवाल है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स का ये पैटर्न क्या कहता है। रिपोर्ट के जरिए समझें। विदेशों से ऑर्डर, कम उम्र के शूटर, सीसीटीवी या मोबाइल में कैद वारदात का वीडियो और लोगों के सेंटिमेंट से जुड़े मुद्दे। भारत के अंडरवर्ल्ड का शायद यही नया पैटर्न है। कभी कनाडा, कभी गुरुग्राम और अब बरेली। वर्चस्व की इस जंग में गोलियां किसी की भी हो, ऑर्डर कोई भी दे रहा हो, लेकिन निशाने पर सितारे हैं। और वारदात के बाद सोशल मीडिया के जरिए संदेश या कहें खौफ पैदा करने की कोशिश। हैरानी इस बात की है कि वारदात को अंजाम देने के बाद गैंगस्टर्स में कानून का कोई डर नहीं है। एफआईआर दर्ज होने से पहले कोई ना कोई गैंग हमले की जिम्मेदारी ले चुका होता है और आगे फिर से वही दोहराने की भी धमकी देता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त भारत में कई अलग अलग गैंग्स एक्टिव हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जेल में बंद है, लेकिन उसका ग्लोबल नेटवर्क कई देशों में एक्टिव है। पैसे और हथियारों की कोई कमी नहीं है। अदालत और जेल तक में हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल ही की इन वारदातों को पब्लिसिटी के लिए अंजाम दिया जाता होगा, ताकि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी लेने के बाद एक्सटॉर्शन मनी वसूली जा सके। इस बार गोली चली है दिशा पाटनी के घर पर। 33 साल की दिशा पाटनी का युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। महज 23 साल की उम्र में तेलुगु मूवी से अपना करियर शुरू करने वाली दिशा कई हिट फिल्मों में लीड रोल निभा चुकी है। सोशल मीडिया पर दिशा पाटनी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिशा की बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो वहीं दूसरी तरफ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिनके देश भर में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं को लेकर बयान, उस पर दिशा की बहन का रिस्पॉन्स और अब दिशा पाटनी के घर पर बारूद के निशान। इस वारदात में फिल्मों का क्लाइमैक्स छोड़ दें तो ग्लैमर है, धार्मिक भावनाएं हैं, विवादित कथावाचक हैं और महिलाओं का मुद्दा भी, जिस पर सोशल मीडिया पर लंबे समय से लगातार विवाद चल रहा है। अब सवाल है कि क्या दिशा पाटनी को पब्लिसिटी वाले नए पैटर्न के तहत निशाना बनाया गया या फिर धार्मिक भावनाओं को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस विवाद के बाद बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया आई है। गया दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। संतों के बारे में विपक्ष में बोलना बहुत मूर्खतापूर्ण है। एक बात हम आपको कहें कि किसी भी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी अपनी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है, आप मत सुनिए। आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखिए, आपको कोई जगह अच्छी नहीं लगती आप मत जाइए। जैसे हमको मान लीजिए पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आपको यदि अच्छा लगता हो तो आप जाइए। तो किसी के भी ऊपर इस प्रकार की क्रिया करना या इस प्रकार का कार्य करना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण है। शब्दों से प्रहार करना मूर्खतापूर्ण है। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती आप बचिए, आप टिप्पणियों से बचिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ किया कि संतों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस बात के समर्थन में भी हैं। दिशा के परिवार वालों का कहना है कि खुशबू की टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया है। हालांकि दिशा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब सवाल है कि क्या दिशा की बहन के विरोध की वजह से दिशा का पूरा परिवार ही निशाने पर आ गया है। बरेली में जिस वक्त ये वारदात हुई पूरा परिवार घर पर ही था, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसके बाद दिशा पाटनी की टेंशन बढ़ गई है। बरेली में दिशा के घर पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्राउंड जीरो से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग इंसिडेंट के बाद से ही दिशा पाटनी के घर पे जो है यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया जा चुका है। तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं। शुक्रवार सुबह 3:30 बजे के आसपास जो फायरिंग हुई थी उसके बाद से ही पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे की गई है। दिशा पाटनी के परिवार को बरेली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और दूसरी तरफ 5 टीमों का गठन किया गया है, जो 5 टीम अलग अलग जगह पर रेड्स कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस वक्त मैं घर के बाहर ही मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा दिशा पाटनी के घर के जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, कई सारे जो मार्क्स है दीवार
पे वो नजर आ रहे होंगे। लगभग 8 से 10 जो राउंड फायर हैं वो शुक्रवार की सुबह यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे कि हमने उनके पिता से बातचीत करी, जगदीश पाटनी ने तो बताया कि 3 बजे के आसपास वो गैलरी में आते हैं। देखा जाता है कि एक बाइक पे 2 बदमाश बाइक पे सवार थे, वो पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ जो दीवार पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। खैर उन्होंने बताया कि वो दीवार के पीछे छिप गए थे जिसलिए वो घायल नहीं हुए, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिशा पाटनी की जो बहन है बड़ी खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में टिप्पणी की थी। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने महासंत की एक तरह से विवादित टिप्पणी करी उसका बदला जो है गैंगस्टरों ने किया और ये जो फायरिंग है वो गैंगस्टरों ने करवाई है। वहीं इस पूरे मामले पर दिशा के पिता जगदीश पाटनी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी के निशाने पर कोई साधु संत नहीं थे और बेवजह उनकी बेटी को इस तरह से धमकाने की, डराने की कोशिश की गई। सर ये कब का इंसिडेंट है और आपको कैसे पता चला कि आपके घर के बाहर जो है कई राउंड फायरिंग हुई है? ये कल का इंसिडेंट है। मैंने कहा आपको बर्बली तो पता हो गया है, लेकिन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये लगभग 3:30 और 4 बजे समय की घटना है। और 2 बंदे थे और 2 बंदे, एक बंदा बाइक में बैठा हुआ था और अपाची गाड़ी थी और जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसने हेलमेट पहन रखा था और जो बंदा दूसरा था उसके हाथ में माउजर था। एंड एक ये हमारी गली की एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कि हमारे पास 5-6 कुत्ते हैं हमारे गली में, और वो जब भी कोई इस तरह की घटना जब होने वाली होती या कोई आदमी आता वो पहले हमको अलर्ट कर देते हैं। तो कुत्ते बड़े ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। मेरा कुत्ता तो स्पेशली बहुत तेज़ है, तो जब कुत्ता भौंका एंड जब वो भौंक के बार बार दरवाजे पे मारता है, जो मेरा दरवाज़ा लगा हुआ है, जो बाहर गेट लगा हुआ है, गेट पे वो पंजे मार रहा था, तो मैं समझ गया था कुत्ता कोई चीज़ बड़ी चीज़ है। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और मैं देखने लगा, चूँकि हमारी आदत है पहले से भी जब भी कुत्ता भौंकता हम देखते हैं क्या चीज़ है, तो मैंने देखा कि 2 लोग मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी है, मेरे जो दक्षिणी छोर है वहाँ पे 2 लोग खड़े थे। और जैसे मैंने पूछने की कोशिश करी भाई आप कौन हैं, इतने में कहने में जो दूसरा बंदा था उसने अपनी माउजर उठा ली और मेरी ओर मतलब बटन दबाने वाला था, तो मैं दीवार की आड़ में बच गया, मुझे बचना था, मैं दीवार की आड़ में घुस गया और वो एक साथ ही उसने बर्स्ट फायरिंग कर दी। इस पूरे विवाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी एंट्री हुई है। दरअसल जिस गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली वो पहले लॉरेंस गैंग का ही हिस्सा था, लेकिन अब इस तरह की वारदातों से न सिर्फ टेंशन बढ़ा रहे हैं बल्कि विरोधी गैंग को चुनौती भी दे रहे हैं। हमला बरेली में होता है, लेकिन इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि निशाने पर केवल दिशा की बहन नहीं बल्कि खुद दिशा पाटनी भी थी। एक तरफ पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने। इस गैंग का नाम पहले से ही कई वारदातों में सामने आ चुका है। लॉरेंस से अलग होकर गोदारा और बराड़ गैंग कैसे जराइम की दुनिया में खुद को एस्टैब्लिश कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में ताबड़तोड़ फायरिंग से माया नगरी तक दहशत है। करीब 10 राउंड गोलियां सिर्फ वारदात की गवाही नहीं बल्कि गैंगस्टर्स के बुलंद हौसलों के भी लाइव सबूत हैं। रात के अंधेरे में 2 शूटर्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, हवा में हथियार लहराया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। बरेली में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी ली है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गे रोहित गोदारा ने। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी वजह संतों के अपमान को बताया गया, लेकिन सवाल है कि क्या संतों की टिप्पणी के जवाब में गोलीबारी की जाएगी? क्या किसी भी विवादित बयान पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया के बदले घरों पर फायरिंग की जाएगी? हालांकि इस वारदात में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गैंगस्टर ने एक बार बेखौफ होकर अपना मैसेज पास कर दिया है। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर शुक्रवार तड़के 3:30 बजे 9 राउंड फायरिंग की गई। बाइक सवार 2 आरोपी फायरिंग कर नैनीताल हाईवे की ओर भाग निकले। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी, मां और बहन खुशबू पाटनी समेत 3 लोग घर में सो रहे थे। एसएसपी ने वारदात के राजफाश के लिए एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की हैं। बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। हर बार की तरह इस बार भी इस वारदात में विदेशों में बैठे गैंग का कनेक्शन सामने आया, जिसकी जांच की बात की जा रही है। लोगों को सूचना मिली थी, रिटायर्ड सीओ साहब हैं जगदीश पाटनी जी, जो यहाँ शहर में रहते हैं, कि उनके घर पे रात के टाइम एक बाइक से 2 लोग आए और उनके द्वारा फायरिंग की गई।
जितनी हमारी स्पेशलाइज टीमें हैं वो सारी मौके पे भेजी गई, सीनियर ऑफिसर्स को मौके पे भेजा गया। घटना की पुष्टि हुई, हम लोगों ने परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे तहरीर ली और रात में एफआईआर पंजीकृत की गई है। सेक्शन 109, सेक्शन 357 BNS के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के द्वारा उनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए उनके घर पे आर्म्ड सुरक्षा गार्ड लगाई गई है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया गया कि अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और संत प्रेमानंद पर अभद्र टिप्पणी की थी और इसी वजह से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने संतों के अपमान का बदला लिया है। खुशबू की टिप्पणी के जवाब में उनके घर पर फायरिंग की गई। इतना ही नहीं, भविष्य में ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। दरअसल कुछ दिनों पहले दिशा की बहन ने कथावाचकों के विवादित बयान पर टिप्पणी की थी। इस वक्त कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल थे, जिसमें अनिरुद्धाचार्य लड़कियों और महिलाओं को लेकर शर्मनाक टिप्पणी कर रहे थे। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। इसी बयान के बाद दिशा पाटनी की बहन ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया था, जिसका हवाला देकर दिशा के घर पर फायरिंग की गई। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने अपने विवादित बयान पर माफी भी मांगी थी, लेकिन माफी शर्तों के साथ थी। इसीलिए सोशल मीडिया फिर भड़क उठा और अनिरुद्धाचार्य ट्रोल होने लगे। में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। जिस रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वो एक वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद खास था। वही गैंग जिसने सलमान को धमकी और घर पर फायरिंग कर लाइमलाइट ली थी, और अब उसका एक वक्त का गुर्गा उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ प्रेमानंद के नाम पर गैंगस्टर्स का बदलापुर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और भारतवासियों को सिर्फ पॉपकॉर्न खाते हुए पाकिस्तान की अंत कथा को एंजॉय करना है। लेकिन ये तबाही है क्या और कैसे मुनीर और शाहबाज को पाकिस्तान के छोटे बच्चे दौड़ाने वाले हैं, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का क्या हाल हो रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये पाकिस्तान के बद्दोबद्दी फेम चाहत खान है, चाहत अली खान, चाहत फतेह अली खान। इनकी कलाकारी को लेकर पूरी दुनिया इन्हें ट्रोल करती है, लेकिन अब इनका स्वागत अंडों से किया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि नेपाल में सत्ता पलट हो चुका है और संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले करने के बाद वहां के युवा और बच्चे किस तरह इसका जश्न मना रहे हैं। रील्स बनाई जा रही थी, उस दौरान भी डांस चल रहा था। तस्वीरें वही आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए। तो देखिए कहां पूरा देश जल रहा है, और ये वही युवा हैं जिन्होंने कहा कि करप्शन के लिए अलग अलग मुद्दों पर वो विरोध कर रहे हैं। सरकार गिर गई, लेकिन उस दौरान सत्ता पलटने के दौरान क्या नजारा देखने को मिला है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ रीलबाजी चल रही थी इस दौरान। और देखिए नेपाल में जो आग लगी उसके पीछे की कई वजहों के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे की एक वजह ये भी है, ये नेपाल में नेताओं के बच्चे हैं जो अपनी मौज मस्ती और ऐश के वीडियोस सोशल मीडिया पर डाला करते थे। इनके वीडियोस को पहले तो खूब लाइक्स मिले, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ गया जब नेपाल के गरीब बच्चों का सब्र टूट गया। और उसके बाद देश में क्या कुछ हुआ, तस्वीरों पर वापस आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगली तस्वीर देखिए, जहां नेपाल के नेपो किड्स जैसे दिखने वाली तस्वीरें पाकिस्तान से अब आई हैं।
अब आप इशारा समझ गए होंगे, नेपाल में आग अभी सही से बुझी भी नहीं है, तो अब पाकिस्तान में आग लगाने की तैयारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान के गरीब बच्चे भूखे पेट घर से निकल रहे हैं। शाहबाज और मुनीर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और इसकी वजह ये तस्वीरें हैं, जहां पाकिस्तान को तख्ता पलट करने वाले मुल्ला मुशर्रफ की ग्रैंड डॉटर ज़ैनब रजा अपनी लग्जरी लाइफ को शो ऑफ कर रही हैं। देखिए, तो पाकिस्तान में भी वो नेपो फीवर चढ़ सकता है, क्योंकि ये ज़ैनब को आप देख रहे हैं मुशर्रफ की नातिन है और ये भी अपनी लग्जरी लाइफ फ्लॉन्ट कर रही हैं। ऐसा ही करते थे नेपाल में जो नेपो किड्स थे, नेता प्रधानमंत्री के बच्चे, और उसके बाद कैसे गुस्सा फूटा नेपाल में कि सत्ता ही खत्म हो गई, नई सत्ता आ गई और अब पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं। बात सिर्फ ज़ैनब की नहीं है, पाकिस्तान की 99.9% आवाम आटे के लिए जंग लड़ रही है, तो वहीं ज़ैनब जैसे नेपो किड्स हॉट डॉग खा रहे हैं। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान में गुस्से का वोल्केनो किसी भी दिन फट सकता है, क्योंकि बात सिर्फ एक ज़ैनब की है ही नहीं। जानकारी आपको देते हैं इन नेपो किड्स के बारे में। मरियम नवाज शरीफ, आप जानते हैं पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री है, नवाज शरीफ की बेटी हैं और शहबाज शरीफ की भतीजी। इनकी अमीरी के किस्से तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। इन्हें मलकाए पाकिस्तान भी कहते हैं। ये ज़ैनब रजा हैं, जिनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। परवेज मुशर्रफ की नातिन हैं और अपना लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करती रहती हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। आसिफ भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी बेटी हैं। ये भी अपनी अमीरी का जमकर शो ऑफ करती हैं। मनूर साबिर बाजवा की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा की ये पत्नी हैं और ये भी जमकर शो ऑफ करती हैं। बिलावल भुट्टो को हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और यही उनकी कुल काबिलियत है, लेकिन ये भी जमकर शो ऑफ करते हैं। तस्वीरें आपने देख ली, अब आप नेपाल और पाकिस्तान में नेपो किड्स के इन वीडियोस को एक साथ देखिए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दोनों। आपको लगेगा कि जो कुछ नेपाल में देखा है उससे भी बड़ा अब पाकिस्तान में होने वाला है। शाहबाज, मुनीर और जरदारी ने अपने बच्चों को तो भरपूर ऐश करवाई, लेकिन वहां की आम आवाम का क्या हाल किया है ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अब खतरा शाहबाज और मुल्ला मुनीर पर आ ही चुका है। ऐसे अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से नेपाल में आगजनी देखी गई है, जिस तरह से नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया और जैसे नेपाल में वहां के करप्ट नेताओं को सत्ता से हटा दिया गया, ऐसा ही हाल अब पाकिस्तान का भी होने वाला है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि कल के शो में हम ये तस्वीरें आपको पाकिस्तान से भी दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति यही है। वहां पर भी धीरे धीरे गुस्सा उबाल मार रहा है और कभी भी वो फूट सकता है, सड़कों पर उतर सकता है। और पाकिस्तान की आवाम पहले भी उनको एक्सपीरियंस है सड़कों पर उतरने का। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात भी नहीं है। उनकी सेना हमेशा से सरकार को पलटने में माहिर रही है और मुल्ला मुनीर भी उसी चक्कर में लगा हुआ है। जो जेल बैठे इमरान खान जिस दिन बाहर आएगा, देश में आग जरूर लगाएगा। वो पहले भी ऐसा कर चुका है और सड़कों पर हिंसा को जायज ठहरा भी चुका है। सुनिए। They then try and suppress this movement because people spontaneously came out in the streets. First time it's happened in our history. So people came out in the streets protesting against this regime change. And they then use brute force. Pakistan hasn't, under democratic government, they have never experienced what in the इमरान खान सड़कों पर उतरकर एक तरह से सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। वो तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन नेपाल के बच्चे इसमें जरूर कामयाब हुए हैं। ऐसे में अब मुमकिन है कि पाकिस्तानी बच्चों की मौत ही पाकिस्तान मर जाए, जैसे ही नेपाल के बच्चों ने नेपाल के करप्ट सिस्टम के साथ किया, कुछ वैसा ही पाकिस्तान के साथ हो जाए। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा उसने। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर गए डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड से देखिए, अब नेपाल में जो हुआ वो पाकिस्तान में होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा तो ख्वाजा आसिफ और इशाक डार जैसे मंत्रियों पर है, क्योंकि शाहबाज और मुनीर को तो सेना किसी भी तरह रस्सी से लटकाकर मुल्क पार करा देगी, लेकिन क्या ख्वाजा और बिलावल को जनता पानी में डुबोकर बहाएगी? रिपोर्ट देखिए।
शाहबाज पाकिस्तान से भागेंगे, आवाम गोले दागेंगे। पाकिस्तान में नेपो की मौज, नेपाल 2 किसी रोज। पाकिस्तान में नेपो बच्चे, शाहबाज भागेंगे बचके। मुनीर करेगा कब्जा, पाकिस्तान में प्लान बच्चा। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद घायल पाकिस्तान, आईसीयू में ही बच्चों की मौत मारा जाएगा। शाहबाज और मुनीर की करप्शन वाली मटकी अब फूटने वाली है। शाहबाज का दुबई में सिलवाया सूट अब फटने वाला है और मरियम का सैर सपाटा अब घटने वाला है। पाकिस्तान की राजनीति में मौज मस्ती चल रही है। शहबाज अरब देशों में मुफ्त की बिरयानी लपेट रहे हैं। मुनीर ट्रंप का खानदानी नौकर बन चुका है और मलिका ए कंगालिस्तान मरियम नवाज सेना के साथ गॉसिप कर रही हैं। 2023-24 में पाकिस्तान में गरीबी दर 39.4% थी, जो 2025 में और बढ़कर 40% से ऊपर पहुंच गई है। देश की 40% आबादी $3.65 से कम पर जीवित है। देश की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा 1% के पास है। शीर्ष 1% आबादी राष्ट्रीय आय का 20% नियंत्रित करती है। पाकिस्तान में गरीबों और अमीरों के बीच का अनुपात 40/10 का है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में गरीबों के बच्चे आटे की लाइनों में मारकाट मचा रहे हैं। भारत के ब्रह्मोस से गिराए गए F-16 का मलबा बटोरकर कबाड़े में बेच रहे हैं। तो वहीं नवाज खानदान की मलिका ए कंगालिस्तान मरियम नवाज विदेशों से मंगाए गए महंगे सूट पहन रही हैं, हंगरी से मंगाई गई हील्स पहन रही हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद पाकिस्तान की आम आवाम का सब्र टूट चुका है। पाकिस्तान का भी नेपाल जैसा हाल हो सकता है। पाकिस्तान में भी नेपाल की तरह शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को भगाया जा सकता है। पाकिस्तान में भी सेना की कब्जा नीति का खेल खत्म हो सकता है। इंतजार है तो सिर्फ उस चिंगारी का जो सोशल मीडिया पर शोर से पहले की शांति बनकर नजर आने लगी है। नेपाल तो कम से कम हिमालय की गोद में सुकून से बैठा है, लेकिन पाकिस्तान, उसे तो कर्ज के पहाड़ और राजनीतिक अस्थिरता की घाटियां दोनों निगल रही हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था इस वक्त 4.5% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, तो कम से कम उम्मीद की किरण दिख रही है। लेकिन पाकिस्तान $130 बिलियन के कर्ज में डूबा, बिजली कटौती से जूझता और नेपोटिज्म का नया ट्रेंड सेट करता हुआ। नेपाल तो कम से कम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान वो तो ग्रे लिस्ट में ही ग्रे हो रहा है। नेपाल की तुलना में पाकिस्तान का हाल ऐसा है जैसे कोई 5 स्टार होटल में रहने वाला आदमी सड़क पर आ गया हो। वो तो अभी भी अपने 2 स्टार वाले सुकून में है। ऐसे में जब पाकिस्तान का नेपाल जैसा हाल होगा तो वहां शांति का कोई संकेत नहीं बल्कि दी एंड की दस्तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अब एक तरफ तो पाकिस्तान का ये हाल है, तो वहीं पाकिस्तान के साथ नए बंधन में बंधे ट्रंप के नए अमेरिका से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको आज ये भी जानना चाहिए कि कैसे ट्रंप के टैरिफ बम धड़ाम हो चुके हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां ट्रंप के नए अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, शहरों पर नेशनल गार्ड्स का कब्जा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? तो जवाब है कि राष्ट्रपति नोबेल के चक्कर में मिस्टर सीज फायर बने बैठे हैं। तो कैसे नारेबाजी हो रही है ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, ये आप देख रहे हैं। अपना देश संभाले नहीं संभल रहा, वो नोबेल प्राइज की रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सब जगह सीज फायर करा रहे हैं। पहले अपने देश की स्थिति उन्हें देखनी चाहिए। और देखिए, 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका के राष्ट्रपति एक शरारती बच्चे की तरह बिहेव करते नजर आ रहे हैं। लोग ट्रंप को एक गजब का एक्टर बता रहे हैं और ऐसा क्यों है? ये 2 तस्वीरें देखिए। अपने खास दोस्त चार्ली कर्क की हत्या के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए तो उनका चेहरा कुछ यूं उतरा हुआ था। 9/11 की बरसी पर ट्रंप कुछ इस तरह वीडियो में दिखाई दिए, मीडिया के सामने भी नजर आए, लेकिन अगले ही दिन ट्रंप यांकी स्टेडियम में मैच एंजॉय करते देखे गए। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में इंसान का 2 ऐसा अलग अलग रुख हो, जहां एक तरफ वो खुद को बहुत दुखी दिखाने की कोशिश करे। दुख यूं ही एक दिन में तो काफूर नहीं हो जाता ना, अगर आपका कोई करीबी चला जाए तो। अगले दिन यांकी स्टेडियम में देखिए, ऐसा लग रहा है कि डांस कर रहे हैं। ठीक वैसा ही डांस है जब जीत हुई थी तब जैसा उन्होंने डांस किया था। डोनाल्ड ट्रंप एक शरारती बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। वो सुबह कुछ होते हैं और शाम को कुछ हो जाते हैं। उनका मानसिक संतुलन पेंडुलम की तरह हो चुका है। इसे
इस खबर को आप समझिए कि एक अमेरिकी मीडिया चैनल के साथ बातचीत करते हुए जब डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ को लेकर पूछा गया तो उनका जवाब था कि भारत पर टैरिफ लगाना आसान नहीं था और इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आ सकती थी। और ये कहते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफेंसिव लग रही थी। मतलब एक तरह ट्रंप को टैरिफ लगाने का पछतावा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वो अब ट्रंप ने G7 देशों और यूरोपीय संघ के सहयोगियों से चीन और भारत पर रूस का तेल खरीदने रहने के लिए महंगा टैरिफ लगाने की मांग की है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कौन भरोसा करेगा? वो सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। सुबह कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल था, शाम को कह रहे हैं बाकी देशों से कि और टैरिफ लगाना चाहिए था। ट्रंप कल रात कहते हैं कि उनके लिए टैरिफ लगाना मुश्किल था, तो आज कह रहे हैं कि भारत चीन पर और टैरिफ लगाना चाहिए। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के 2 दिन पहले किए गए वो शब्द भी याद होंगे जहां वो मोदी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे थे, पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे थे। वो भी आपको सुनवा देते हैं। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. देखिए, ट्रंप कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी उस पर अफसोस करते हैं, कभी पीएम मोदी को दोस्त बताने लगते हैं, कभी मुनीर को डिनर पर बुला लेते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के टैंट्रम्स लगातार जारी हैं। लेकिन ट्रंप कितने डरे हुए हैं उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उनके टैरिफ वापस हुए तो उन्हें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वापस करने पड़ जाएंगे। कितना नुकसान होगा? चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान देखिए नवंबर 2025 में फैसला साल के अंत तक आ जाएगा, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसे में IEEPA टैरिफ अवैध माने जाएंगे, यानी जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं देशों पर वो पूरी तरह से अवैध हो जाएंगे। और जो इकट्ठा टैरिफ आयातकों को रिफंड करना होगा, यानी जो पैसे आए हैं टैरिफ के तौर पर इस पूरे दरमियान में, वो रिफंड करने होंगे, वापस करने होंगे। अनुमानित रिफंड कितना होगा अगर नवंबर 2025 तक सब सेटल डाउन हो जाता है तो वो होगा 12 से 16 लाख करोड़ रुपए का। 12 से 16 लाख करोड़। और आधे टैरिफ रेवेन्यू का रिफंड करना होगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ये कह रहे हैं कि आधे टैरिफ रेवेन्यू का भी रिफंड करना होगा। अगर फैसला जून 2026 तक आता है, मान लीजिए नवंबर 2025 तक नहीं, जून तक चला जाता है, 2026 तक खिंच जाता है, देरी से आता है, तो कितना टैरिफ होगा? 75 से 84 लाख करोड़ रुपए। कितना बढ़ जाएगा? 12 से 14 था, 75 से 84, एक साल बढ़ते ही। रिफंड करने में इन्हें कहीं ना कहीं इनकी नानी याद आ जाएगी। रिफंड प्रक्रिया क्या होगी? कस्टम्स से प्रोटेस्ट फाइल कर आसान होगी ये प्रक्रिया। प्रभाव इसका किस तरह से पड़ेगा अमेरिका पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से बोझ आ जाएगा, व्यापार सौदे प्रभावित हो जाएंगे, रिसेशन का दौर शॉर्ट में कहें तो अमेरिका में आ जाएगा। विदेशी देश जवाबी टैरिफ भी लगा सकते हैं। जब कोर्ट अगर कह देगा कि टैरिफ इनवैलिड है, इनके टैरिफ इनका वापस चला जाएगा, तो बाकी देश अब बता सकते हैं ट्रंप को कि आपने किया, अब हम भी करेंगे। तो इनके लिए मुश्किल पड़ सकता है। अब ट्रंप अपनी टैरिफ वाली सनक को तो बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें भारत से जिस तरह का जवाब मिल रहा है उसको लेकर खुद वहां कहने से जॉन बोल्टन का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप जैसे व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। बोल्टन को सुनिए। That's the best way to deal with somebody like Trump. If you take the bait and get into a public back and forth with him, it's not going to make things any easier. I think there was a lot of concern in Washington that the two tariff issues combined with Trump taking credit for bringing peace to India and Pakistan after the last terrorist attack in Kashmir was inappropriate. I think India's interest long term lies in reducing ties with Russia militarily and economically because Russia is increasingly in an axis with China. कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर खुद घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है, तो वहीं कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर अगर जल्द फैसला नहीं आता, ट्रंप टैरिफ का जुर्माना कहां से भरेंगे? क्या ट्रंप गाजा में प्लॉटिंग करके ये जुर्माना भरने का जुगाड़ कर रहे हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिमागी संतुलन क्या कहता है, इसका अंदाजा पूरी दुनिया को हो चुका है। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से ट्रंप की टैरिफ का जवाब दिया, ट्रंप की टाई चालू हो गई। भारत पर पहले 25 और फिर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया का सरताज साबित करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे थे। पाकिस्तान के लिए रेड कार्पेट और भारत पर टैरिफ अटैक से साफ था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को ट्रेड वॉर में ढकेल रहे थे।
ट्रंप की हिम्मत इसलिए भी इतनी बढ़ गई थी क्योंकि दुनिया के कई देशों ने ट्रंप के टैरिफ के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि ये नया भारत है जो झुकता नहीं, झुकाता है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। भारत की कूटनीति ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया और अब ट्रंप की टोन और सुर दोनों बदल गए हैं। भारत पर 50% टैरिफ वाला स्ट्राइक कर ट्रंप अब पछता रहे हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल का बड़ा ग्राहक है। इसे रोकने के लिए मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं था। फैसले से भारत के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ा। जो नुकसान होना था वो हो चुका है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है ट्रंप की। चीन को अब नई धमकी सामने आ गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब चाइना को भी ट्रंप धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 50 से 100% टैरिफ चाइना पर लगाएंगे ट्रंप। तो ट्रंप अब चाइना को भी आंखें दिखा रहे हैं। एससीओ के बाद शायद मिर्ची इतनी लग गई है कि अब चाइना को भी आंखें दिखा रहे हैं। और नई धमकी में कहा गया है कि 50 से 100% टैरिफ लगाएंगे। चीन के सामान पर 50 से 100% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियां थम नहीं रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं तिलमिलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि एससीओ में जो तस्वीरें आई हैं उन्होंने चिंता में डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। इस तरह की बयानबाजी उनकी आ रही है। अब चीन पर वो टैरिफ बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।